उमा की बेबाकी ने बढ़ाई हलचल। लठ से शराबबंदी लागू करने पर गरमाई बहस। पूर्व सीएम पर पूर्व राज्यपाल का पलटवार। आखिर उमा का क्या विचार? जो बीडी शर्मा जी और शिवराज जी ने कहा है कि नशाबंदी और शराबबंदी होनी चाहिए और जागरूकता अभियान से होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है कि ये कभी जागरूकता अभियान से खत्म नहीं होता, ये लठ से ही खत्म होता है। आप शराबी को कहोगे कि तुम जागरूक हो जाओ, तुम्हें नहीं पीना है, तो वो आपको कहेगा थोड़ा तू पी के देखते, जो पता लगेगा कि इससे कितना रिलीफ मिलता है। तो इसलिए वो तो एक ही होगा कि जब उसको लगेगा कि पीते हुए सड़क पर गया तो पुलिस के डंडे पड़ेंगे। अब मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती की बेबाकी पर सियासी बहस छिड़ गई है। शराबबंदी लठ से लागू होगी या फिर कानून से, ये चर्चा भी गर्म है। दरअसल उमा के बयान पर पूर्व राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी ने पलटवार किया है। उन्होंने ट्वीट किया कि लोकतंत्र जनमत से चलता है, लठ से नहीं। ये हिंसा का हिस्सा है। कानून से भय पैदा किया जा सकता है, लेकिन विचार नहीं बदले जा सकते। संस्कारों से विचार बदलने की जरूरत है। हालांकि लठ शब्द के इस्तेमाल पर उमा को कोई रंज नहीं है। उन्होंने ट्वीट कर ये पहले ही साफ कर दिया और इसी ट्वीट को कप्तान सिंह सोलंकी ने रीट्वीट करते हुए ऐतराज जताया। आदरणीय उमा जी हमारी बहुत संवेदनशील व्यक्तित्व हैं। वो लगातार इन चीजों के बारे में सोचती हैं, इसलिए ये एक कहीं कहीं बातचीत का मुद्दा जरूर है। इस पर बिल्कुल चर्चा होगी। आगे क्या होगा क्या नहीं हुआ इसके बारे में चर्चा करके ही आदरणीय उमा जी के जो सुझाव हैं बहुत गंभीरता के साथ उन पर हम सब लोग चर्चा करेंगे। शराब बंदी को लेकर उनका दर्द काफ़ी पहले 4-5 बार छलक चुका है, मगर उमा भारती जी ने इस बार कहा है तो उसके कई राजनीतिक मायने निकल रहे हैं। 23 में चुनाव है, तो उमा जी किसका नशा उतारना चाहती हैं ये तो उमा जी बता सकती हैं, और हम तो चाहते हैं कि वो किसी का भी नशा उतारें। हम उस नशा उतारने वाले अभियान में उमा जी के साथ हैं। उमा भारती की बेबाकी का एक और वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वो शराबबंदी नहीं बल्कि ब्यूरोक्रेसी पर बोल रही हैं। वो ब्यूरोक्रेसी की औकात पर ही सवाल उठा रही हैं। खैर, अपने इस बयान पर उन्होंने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि उनके भाव अच्छे थे, भाषा असंयमित थी। उन्होंने इसके लिए खेद व्यक्त किया है। उमा के इन बयान को लेकर सियासी गलियारों में खूब हलचल है। सवाल यही है कि आखिर अचानक उमा भारती के बयान आने क्यों शुरू हो गए? क्या उमा बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकती हैं? क्योंकि शराबबंदी महिलाओं की समस्या से भी जुड़ा मुद्दा है। बिहार में तो शराबबंदी के वादे ने नीतीश कुमार को महिलाओं का वोट दिलाया। छत्तीसगढ़ में भी भूपेश बघेल ने वादा किया तो सत्ता मिली। तो क्या मध्य प्रदेश में भी इसी दबी मांग को भांप लिया गया है? क्या उमा जी इसे समझ चुकी हैं ताकि कांग्रेस से पहले बीजेपी इसका फायदा उठा सके? जो भी हो, लेकिन इस पर सियासत यूं ही नहीं हो रही है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है बेबाक उमा, निशाना कहां। उमा भारती 2003 में मध्य प्रदेश की जीत की वो निश्चित तौर पर जो श्रेय लेने वाला लीडर है, नेतृत्व करता है, वो उमा भारती रहीं। और उमा भारती ने 10 साल के कांग्रेस के शासन को समाप्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी को 3/4 बहुमत से सत्ता में ला बिठाया। और वो हटी तो भी स्वेच्छा से हटी, ये माना गया, क्योंकि हुबली मामले में तिरंगा फहराने के मामले को लेकर वारंट उनके खिलाफ इशू था और अपोजिशन पार्टीज़ ने ये मुद्दा बनाया कि आखिर एक मुख्यमंत्री के खिलाफ वारंट इशू है। जो भी बातचीत दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व से बीजेपी की उमा जी की हुई हो और वो पद से उन्होंने स्वेच्छा से हटने की घोषणा की। उसके बाद का भी सब घटनाक्रम आपकी जानकारी में है। लेकिन उमा भारती एक ऐसी नेता हैं जो अपनी बेबाकी और अपनी साफगोई, इन दोनों के लिए पहचानी जाती रही हैं। और ये जितनी उनकी ताकत है उतनी ही उनके लिए मुश्किलें पैदा करने का सबब भी रही है, उनके व्यक्तित्व, उनके स्वभाव का ये हिस्सा। लेकिन जैसा कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी कितना भी लीडर, टॉप लीडर क्यों ना हो या किसी भी विधा का माहिर क्यों ना हो,
वो अपने मूल पिंड को, मूल स्वभाव से अलग नहीं जा सकता है। उमा जी भी ये बात समझती हैं, लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि वो राजनीति की एक माहिर पॉलिटिशियन भी हैं। और यही वजह है कि इस समय जबकि 2023 और 2024 की तैयारियां अब बिल्कुल आरंभ होने के लिए तैयारी है, तो उमा भारती ने भी राजनीति में अपनी मजबूत तरीके से एक बार फिर वापसी ही मैं शब्द इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि जब केंद्रीय मंत्री के तौर पर वो हटी और उनकी महत्वाकांक्षी योजना गंगा परियोजना से उनकी संबद्धता खत्म हुई, तो ये माना गया कि क्या ये उमा जी का अब राजनीति में हमेशा के लिए पीछे चले जाना है, या ये एक टेम्परेरी फेज़ रहेगा, या उमा जी फिर किसी बात को लेकर क्षुब्ध हैं। लेकिन उमा जी ने इन सारी चीज़ों को झुटलाया और स्वास्थ्यगत कारण और कुछ और बिंदुओं को लेकर उन्होंने कहा कि मैं अभी विश्राम करूंगी या ईश भक्ति में निमग्न रहूंगी। लेकिन जिस तरह से बीते कुछ समय से मध्य प्रदेश ही उनका डेरा है, जो उनका अपना गृह राज्य है, और मध्य प्रदेश के ही एक महत्वपूर्ण मसले को लेकर जिस तरह से उन्होंने हुंकार भरी है और जिस तरह से उन्होंने कहा है, और कप्तान सिंह सोलंकी जी की बात का, जो संगठन महामंत्री थे जब वो मुख्यमंत्री थी 2003 में, उनकी बात का जिस तरह जवाब दिया है, वो बताता है कि उमा भारती इस बार कुछ सोच कर आई हैं, और कुछ ऐसा सोच कर आई हैं कि वो अपने गृह प्रदेश में अपनी राजनीतिक यात्रा को मजबूत करने के साथ राष्ट्रीय स्तर की नेता के तौर पर तो उन्होंने आरंभ किया ही है, और राष्ट्रीय राजनीति में उनकी छवि हमेशा से मजबूत रही है। तो ये एक बड़ा सवाल भी है कि क्या उमा मध्य प्रदेश की राजनीति में अपनी प्रेजेंस बहुत मजबूती से दर्ज कराने के लिए तैयार हैं, या फिर वो राष्ट्रीय राजनीति की तरफ बढ़ेंगी। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ हैं चैतन्य भट्ट जी, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ हैं योगेश यादव, कांग्रेस के सीनियर लीडर, प्रवक्ता, और सनातन परंपरा के एक बहुत गहरे, इसके नाते भी बड़ा आनंद आता है उनसे बात करने में, और सेवा दल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और लेखक, विचारक, इन तमाम पहलुओं से भी वो परिचित हैं। तो आपको दो आज जो कांग्रेस बीजेपी के साथी हैं उनसे भाषा की शुद्धता और इस खाकसार को भी थोड़ा शामिल कर लीजिएगा उसमें। तो ये तिकड़ी जो है, और भट्ट साहब भी कोई किसी से पीछे नहीं है, तो अच्छा आपको हिंदी का अच्छा लावण्य देखने को मिलेगा। उमेश शर्मा जी हैं मेरे साथ, अलग ही मिजाज, अलग ही सोच, दर्शन के राजनेता हैं, युवा प्रवक्ता बीजेपी, सीनियर लीडर बीजेपी। आप सभी का स्वागत। और पहली टिप्पणी चैतन्य भट्ट जी की। चैतन्य जी, कई मायने हैं मध्य प्रदेश की राजनीति में। उमा जी फिर अपनी प्रेजेंस दर्ज कराना चाहती हैं ताकत से, और निश्चित तौर पर इसके लिए उनको किसी मसले और मुद्दे की भी तलाश होगी, और ये मसला और ये मुद्दा शराबबंदी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वो स्वयं महिला हैं, मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री का खिताब भी उनके पास है, और शराबबंदी सीधे तौर पर महिलाओं से जुड़ा मसला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस मसले पर महिलाएं ही पीड़ित होती हैं। और बिहार का उदाहरण आपके हमारे सामने है, जहां नीतीश जी को यानी सुशासन बाबू को काफ़ी अच्छा प्रतिसाद मिला था शराबबंदी का, ऐसा माना गया। आप किस तरह देखते हैं इस पूरे प्रकरण को, उमा जी की भूमिका को, जिस तरह की बातें सामने आई हैं, और कप्तान जी के साथ उनकी जो थोड़ी ट्विटर वॉर की भी बात है? जी चैतन्य जी सर। जी देखिए शरद जी, जहाँ तक उमा भारती का सवाल है, तो उमा भारती निश्चित रूप से एक बहुत बेबाक लीडर है, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए उनको फायर ब्रांड लीडर भी कहा जाता है। बहुत लंबे समय से वो राजनीति के परिदृश्य से लगभग अलूफ है। इसलिए मुझे लगता है कि अपनी राजनीति को फिर से स्थापित करने की दिशा में उन्होंने इस तरह का एक जो बयान दिया है, लेकिन ये बयान कोई पहली बार नहीं दिया है। उन्होंने पहले भी शराबबंदी को लेके कई बार शिवराज सिंह चौहान से भी की सरकार को भी घेरा है, और मुझे लगता है कि ये शराबबंदी का जो मसला है, ये निश्चित तौर पे बहुत ज़बरदस्त रूप से प्रभावित करने वाला मुद्दा है, विशेषकर महिला वोटर्स को। ये एक बहुत सामाजिक बुराई है। निश्चित रूप से इसमें हज़ारों परिवार बर्बाद हुए हैं, और आप देखिए कि आपके घर में जो महिलाएं काम करने आती हैं, उनके अधिकतर पति शराब पी के पूरे जो भी उनकी कमाई होती है उनको छीन लेते हैं। पारिवारिक हिंसा भी होती है। तो मुझे लगता है कि शराबबंदी अगर की जाती है तो ये प्रदेश के लिए बहुत अच्छी बात होगी,
अब आता है सवाल, राजस्व कहाँ से आएगा। तो मुझे लगता है कि बिहार से हमको शिक्षा लेना चाहिए। बिहार तो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर प्रदेश माना जाता है, लेकिन नीतीश कुमार ने इच्छा शक्ति दिखाई और वहाँ पर शराबबंदी की। ये बात अलग है कि बीच बीच में वहाँ पे शराब की स्मगलिंग भी होती है, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन कम से कम खुले रूप में शराब नहीं मिल रही है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। जहाँ तक उन्होंने लठ की बात की और जिस पे कप्तान सिंह सोलंकी ने भी कुछ ऑब्जेक्शन रेज किया है, मुझे लगता है कि देखिए, जागरूक करना, वो उनका कहना बिल्कुल सही है कि शराबी को आप जागरूक नहीं कर सकते। आप घर में किसी छोटे से बच्चे को भी अगर समझाते हो कि ये काम नहीं करना, तो वो नहीं मानता है, लेकिन जब उसको आप एक बेंत मारते हो या एक चांटा मारते हो तो उसको भय लगता है। दंड से ही काम होता है। विशेषकर शराब का जो मसला है वो बिना दंड के नहीं हो सकता है कि आप अगर उसको शराबी को बोलो कि भाई कल से तुम शराब नहीं पीना, तो वो नहीं मानेगा। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जब लोग शपथ ले लेते हैं कल से मैं शराब नहीं पीऊंगा, लेकिन उसके बाद भी वो शराब पीते हैं। तो मुझे लगता है कि उमा भारती ने जो कुछ बात कही है वो बिल्कुल 100% सही कही है, और इसको लेके वो जो आंदोलन खड़ा करने वाली हैं उसमें हर व्यक्ति को अपनी भागीदारी देना चाहिए, विशेषकर महिलाओं को। बिल्कुल। तो आपका एक तो आशय ये समझ में आता है कि लठ से आशय दंड से है, यानी यहाँ लठ जो है वो दंड का पर्याय है, और दूसरा उमा जी का अपना एक खास अंदाज था दंड से, जो उन्होंने कहा कि अगर आप किसी पीने वाले को ये समझाएंगे कि पीना बंद कर दो, जागरूकता फैलाएंगे, तो कहेगा भैया आप भी टेस्ट करके देखो, आनंद में डूब जाओगे आप। तो ये उमा जी का खास अंदाज है। जो एग्रेशन उसमें था, जो बात थी, वो भी एक अलग अंदाज था, और पीने वाले नाराज ना हो। एक शेर नज़र करते हुए उमेश जी की तरफ चलूँगा कि गिलासों में जो डूबे फिर न उबरे जिंदगानी में, गिलासों में जो डूबे फिर न उबरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। तो बात तो सही है कि अगर ये शौक़ आप पे तारी इस कदर हो जाए तो आपका परिवार, आपका घर, आपकी सेहत और क्राइम और तमाम चीज़ें अत्यधिक शराबनोशी से जुड़ती हैं। मैं चलता हूँ उमेश जी की तरफ। उमेश जी, उमा जी फिर एक प्रेजेंस के साथ सामने हैं। ओझल तो वो कभी नहीं रही मध्य प्रदेश से या राष्ट्रीय राजनीति से, लेकिन अब वो एक मुद्दे के साथ लौटी हैं और एक डेडलाइन के साथ लौटी हैं कि इतनी 15 अक्टूबर तक इस मसले पर वो अपेक्षा है उनकी कि कोई स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन सामने आए। हो सकता है मुख्यमंत्री से उनकी बात हुई हो, प्रदेश अध्यक्ष से उनकी चर्चा हुई हो, और सब सहमत भी हों अंदर से कि ये मसला हमें किसान मूवमेंट की तरह, जैसा 2018 में कांग्रेस ने किसानों का कर्ज माफ़ी का मसला उठाया था, ये मसला बीजेपी के लिए 2023 में इम्पॉर्टेंट है, जो भी अंदर की बातें हो। लेकिन आप किस तरह देखते हैं? उमा जी इज बैक। जी 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 उमेश जी, मुझे लगता है कि थोड़ी सी तकनीकी समस्या हुई है। मैं योगेश जी की एक टिप्पणी ले लेता हूं जल्दी से, फिर उमेश जी की तरफ चलूंगा। योगेश जी, आपकी टिप्पणी, बड़ी संयमित प्रतिक्रिया आई है आपकी तरफ से के साहब की। जी सबसे पहले तो शरद जी, मैं जहां तक इस डिबेट की भाषा की उत्कृष्टता के संदर्भ में बताता हूं, तो उसकी लय आप बनते हैं। तो सबसे पहले आपको साधुवाद कि आप एक लय बनते हैं, और जो भाषा की उच्च कोटिता यहाँ पर प्राप्त होती है, तो यदि वो सुमधुर संगीत है तो बांसुरी का वादन है। आपका एक एक शब्द बड़ा कीमती होता है। तो सबसे पहले आपको बधाई। जी जी। दूसरा, मैं विषय संदर्भित बात करना चाहूंगा कि उमा जी के संदर्भ में हम यदि उनके पूरे मानसिकता का आकलन करें तो एक बात स्पष्ट हो जाएगी। मैं बहुत बेबाक कह रहा हूँ, कोई भी राजनीतिक पूर्वाग्रह से नहीं कह रहा हूँ, कि जब जब भी उमा जी को कोई संकट आया है या कहीं वो हताश और निराशा की राजनीति में आई है, तो इस तरीके के बयान उनके आए हैं। तो इन बयानों को हम अपनी तरफ से एक समीक्षक की तरह, एक कांग्रेस के प्रवक्ता के नाते में बहुत गंभीरता से नहीं लेता हूं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपना राजनीतिक उद्देश्य ढूंढती है। जब जब भी उनको हाशिए पे डाला जाता है या जब जब भी ऐसा लगता है कि अब आने वाले समय में उनकी संभावनाएं धूमिल होती जा रही हैं, तो चाहे वो शराब के बारे में इससे पहले भी उन्होंने 2 साल पहले बयान दिया था, फिर 6 माह पूर्व एक बयान दिया था, लेकिन शराब बंदी के मामले में एक पवित्र आंदोलन की आवश्यकता है।
मन से, हृदय से, और इसके लिए आपको राजनीतिक आवरण को अलग हटना पड़ेगा। आपको अपने पद पर या पदासीन होने पर या ना होने पर इसका बेमतलब आपको इसको अलग करना पड़ेगा। तो ही आप ये शराब आंदोलन के मामले में आप सफल हो सकते हैं। अभी तो उमा जी का जो उद्देश्य नजर आ रहा है वो राजनीतिक उद्देश्य नजर आ रहा है, दबाव की राजनीति का उद्देश्य नजर आ रहा है। चाहे उन्होंने ब्यूरोक्रेट के बारे में जो शब्द का इस्तेमाल किया है, तो कहीं ना कहीं से वो चर्चाओं में रहना चाहते हैं। कभी कभी विस्फोटक घटनाएं, विस्फोटक शब्द भी आपको राजनीति के ट्रैक पर ले आती है, और ये पहले भी उमा जी का इस तरीके का रहा है। और जहां तक हुबली कांड के बाद विपक्ष से ज्यादा मैं जानता हूं भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक राजनीति की आंतरिक विद्रोह इतना सशक्त था कि उमा जी को हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता ही ज्यादा उत्साहित नजर आए थे। और ये आप अच्छी तरह जानते हैं, और उमा जी भी इस बात को महसूस करती हैं कि कहां उनको बिल्कुल अकेला किया गया, इसलिए वो एकांतवासी होने की बात करती हैं, वैराग्य की बात करती हैं कि उनका आत्ममंथन होता है, आत्मचिंतन होता है, तो उनके अंतर से यही प्रकट होकर आता है कि मुझे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ट्रैक से अलग किया जा रहा है। चलिए, मैं उमेश जी की एक क्विक रिएक्शन ले लेता हूं उस पर। उमेश जी, आपने प्रश्न मेरा सुना ही होगा, अगर आप उसको पूरी तरह से सुन पाए हो, लेकिन मैं संक्षेप में एक बार फिर दोहरा देता हूं कि उमा जी की ये जो तमाम बातें हैं, क्या एक मुद्दा शराबबंदी बीजेपी के एजेंडा में 2023 में बहुत प्रोमिनेंटली होगा, और क्या पार्टी के अंदर खाने में उमा जी, शिवराज जी और वीडी शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी में कोई चर्चा हुई है, और उमा जी क्या 2023 के लिए अब एक बार फिर एक कैंपेनर की भूमिका में नजर आएंगी जिस तरह से वो 2003 में नजर आई हैं? जी शरद जी, 2-3 प्रश्न आपने एक साथ दागे हैं जी। एक तो अंदर खाने की जिक्र आपने पहले भी करा था, और अंदर खाने का जिक्र अभी भी करा है जी। भारतीय जनता पार्टी में अंदर खाने जैसा तो कुछ होता नहीं है शरद जी। परिवार भाव होता है, निर्णयों में सामूहिकता होती है जी। और मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार का कोई निर्णय अभी चर्चा में है या इस तरह के किसी प्रस्ताव पर कोई विचार हो रहा है। एक तो ये बात है जी। और दूसरा जो उमा दीदी के बारे में आपने कहा है, उमा दीदी सन्यासी है। उनका स्वभाव जो है वो एक आदर्श समाज जीवन की कल्पना करने वाला स्वभाव है। सन्यासियों का स्वभाव होता है वो एक ऐसे समाज का निर्माण चाहते हैं जो संस्कारित हो। सन्यासी जो होते हैं वो एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जो आदर्श समाज हो। सन्यासी जो होते हैं उनका भाव ये होता है कि समाज जो है वो बुराइयों से रहित होना चाहिए। और सन्यासी का, मैं संक्षिप्त करता हूँ सरद जी, और सन्यासी का स्वभाव होता है कि वो अनुराग और पक्षपात से, राग और द्वेष से, भय और अभय दोनों से रहित होते हैं। तो उमा जी का जो मुझे लग रहा है कि शराबबंदी को लेकर दिया गया बयान है, अब वो एक सदाशय बयान है, उसको उसी दृष्टिकोण तक देखा जाना चाहिए और वहीं तक सीमित करके देखा जाना चाहिए। तो चाहती है कि हमारा जो समाज है वो एक आदर्श समाज हो, बुराइयों से रहित समाज हो। इस समाज में इस तरह के दोष नहीं होना चाहिए जिससे कोई कलुष का वातावरण, समाज में इस तरह के दोष नहीं होना चाहिए जिससे कोई कलुष का वातावरण पैदा हो। जो चैतन्य जी भाई साहब शराब के दुर्गुणों के नुकसानों को गिना रहे थे, उमा जी का भी भाव वही था। एक बात। अब दूसरा बात, इसमें दूसरा पहलू भी देखना पड़ेगा। जिन राज्यों में शराबबंदी हुई है उसके कालांतर में उन राज्यों में क्या घटित हुआ है। बिहार में शराबबंदी करी गई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिवार सर्वेक्षण जो अभियान था उसके अंतर्गत जब सर्वे कराया गया शरद जी, तो ये पाया गया कि बिहार में शराबबंदी के बाद ज्यादा शराब पी जा रही है और वो शराब अवैध तरीके से आ रही है, स्मगलिंग होके आ रही है। और महाराष्ट्र से ज्यादा बिहार के पुरुष शराब पी रहे, शराबबंदी के बाद पी रहे। तो ये भी एक हमको देखना पड़ेगा कि इसके दुष्परिणाम क्या होंगे। अगर शराबबंदी के बारे में कभी कोई विचार आता भी है या निर्णय किया जाए तो उसके दुष्परिणाम क्या क्या होंगे, एक बात। फिर ये वैकल्पिक भी उपाय देखना पड़ेंगे शरद जी कि रेवेन्यू का जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसमें पेट्रोल डीजल उत्पाद हो या हमारा शराब हो, और ये इनसे बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है। अब ये रेवेन्यू जन कल्याण में खर्च होता है, गरीबों के कल्याण में खर्च होता है, सड़क निर्माण पे खर्च होता है। तो वैकल्पिक उपाय भी देखना पड़ेंगे ना। वैकल्पिक उपाय क्या हो सकते हैं कि अगर एक शराबबंदी का निर्णय करा जाता है तो फिर रेवेन्यू कहां से लाया जाएगा, रेवेन्यू के वैकल्पिक मार्ग क्या होंगे। तो इन सारी चीजों पे सरकार को समग्रता से विचार करना पड़ता है। तो उमा दीदी का जहां तक बयान का प्रश्न है, मैंने कहा है, उसको दोहराऊंगा नहीं, कि वो एक आदर्श समाज की परिकल्पना कर रही है। वे चाहते हैं कि एक अच्छा समाज बने और इस बात से कौन इनकार कर सकता है। अभी आपने प्रदेश अध्यक्ष जी की बात सुनाई थी, उन्होंने कहा था कि उमा दीदी के साथ इस जी जी नहीं कठिन नहीं है, कठिन हो सकती है, असंभव नहीं है।
हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने मध्य मार्ग दिया है ना। माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी ने कितनी अच्छी बात कही है कि उमा दीदी के साथ बैठकर इस बारे में विचार करेंगे। तो मध्य मार्ग है, अभी कठिन है पर असंभव नहीं है। पर यह कठिनता के कारण प्रदेश को क्या क्या कठिनाइयां आ सकती हैं, प्रदेश के कल्याण पर, प्रदेश की विकास योजनाओं पर, प्रदेश की आधारभूत संरचना कितनी प्रभावित होगी। एक बड़ा रेवेन्यू अगर बंद होता है शरद जी, तो मध्य प्रदेश जैसा राज्य जो है जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो उसकी विकास की गति के पहिए क्या धीमे होंगे। तो इन सब वैकल्पिक बातों पर विचार किया जाएगा कि वैकल्पिक मार्ग क्या हो सकते हैं। और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है कि उमा दीदी से इस बात पर विचार करेंगे। जी जी, के मिश्रा जी कह रहे थे उमा जी के साथ हैं। उमेश जी, आपकी चर्चा से मुझे उसमें उसकी ध्वनि नहीं आई। कांग्रेस का स्टैंड मैं आपसे जानना चाहूंगा। कांग्रेस क्या शराबबंदी के समर्थन में खड़ी है या इसको भी मध्यम मार्ग जैसी किसी अवस्था की तरफ जाते हुए देखती है? जी योगेश जी। हाँ जी, नहीं, मुझे लग रहा है कि के भाई से तो ये बात पूछा जाना चाहिए कि केवल 15 महीने की सरकार आपके पास आई थी, 15 महीने की सरकार में जो महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी निर्णय आपने लाए थे जो बहुत लज्जाजनक थे, उसमें एक ये निर्णय था कि महिलाओं के लिए शराब की दुकान अलग से खोली जाएगी। ये नहीं कहा था जी, कमलनाथ जी ने, ये नहीं कहा था। महिलाओं के लिए शराब की दुकान अलग से खोलने की बात कर रहे थे कमलनाथ जी। जी योगेश जी। देखिए, उमेश जी ने बड़े वाक चातुर्य से इस बात को स्पष्ट कर दिया। ना तो उन्होंने उमा जी का समर्थन किया है, ना उन्होंने विरोध किया है। ये वाक चातुर्यता पूरे मध्य प्रदेश का शासन अपना रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी अपना रहे हैं, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अपना रहे हैं, और ये पूरे आंदोलन में कहीं ना कहीं से पवित्रता नजर ही नहीं आ रही है। ना तो ये सरकार चाहती कि शराबबंदी हो, और ना मुझे तो स्पष्ट है, मैं तो सीधा आरोप लगाऊंगा आपके लोकप्रिय टीवी के माध्यम से कि उमा जी स्वयं नहीं चाहती कि शराबबंदी मध्य प्रदेश में हो। यदि आप मध्य प्रदेश में सन्यासिनी की तरह शराबबंदी चाहते हैं तो झोला लेकर निकल जाइए। सन्यासियों को क्या, 2 पैर है, उनके कदम है, निकल जाइए गांव गांव, पखवाड़े पखवाड़े आप पांव पांव जाकर इसकी जागृति कीजिए। आप जब जब बयान जारी करते हैं कि जब जब आपको राजनीतिक ट्रैक से अलग हटाया जाता है या आपको उस जगह से जहां जो आपकी महत्वाकांक्षाएं वो नहीं मिल पाता है, तो उस समय आप शराबबंदी की बात करने लग जाते हैं। तो ये बातें अब छदम नजर आने लगी है, इसमें विश्वसनीयता नहीं। और मैं मानता हूं कि ना शिवराज सिंह जी या प्रदेश अध्यक्ष जी भारतीय जनता पार्टी के इस बात को गंभीरता से नहीं लेते हैं। वो बहुत अच्छी बात कह देते हैं ससम्मानी तरीके से, ये वाक्य चातुर्यता कि वे सन्यासिनी है, वो हमारे लिए सम्मानी है। भाई, आपका स्टैंड क्या है? हम तो भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहते हैं ना कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप इससे सहमत हैं अथवा असहमत है। जब हम पूछते हैं कि भाई ये उनका जन आंदोलन है, ये उनकी समाज सेवा है, यदि उनकी समाज सेवा, यदि जन आंदोलन है तो वो निकल जाए समाज सेवा के लिए, जन आंदोलन के लिए। वरना तो मैं इसको जनता को ठगने का एक, जिसको कहेंगे कि स्पष्ट शब्दों में कि इसको एक राजनीतिक लाभ के लिए रचे जाने वाला एक परपंच कहूंगा। चलिए, मैं इस पर उमेश जी की भी रिएक्शन लूंगा, लेकिन पहले जल्दी से चैतन्य भट्ट साहब। चैतन्य भट्ट साहब, दोनों राजनीतिक हमारे जो मित्र हैं, साथी हैं, वो अपने अपनी पार्टी और उससे मिले अपने नज़रिए से अपनी बात रख रहे हैं। आप एक वरिष्ठ पत्रकार और स्वतंत्र विश्लेषक के नाते किस तरह आप देखते हैं? उमा जी मध्य प्रदेश की राजनीति की तरफ अगर ताकत के साथ 2023 में अपनी प्रेजेंस दर्ज कराती हैं तो राजनीति है, और राजनीति में हर एक संभावना के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। और दूसरा, जिस तरह से वो देख रही हैं कि चाहे अगर बात करें उम्र की भी, तो उम्र भी ऐसा नहीं है कि उनकी बहुत अधिक उम्र हो गई है और वो बीजेपी के पैरामीटर्स पर कहीं उन पैरामीटर्स पे फिट नहीं हो रही हैं। लेकिन ये द्वंद्व ज़रूर है कि केंद्र की राजनीति या मध्य प्रदेश की राजनीति। इस पर एक छोटी क्विक टिप्पणी आपकी चाहूँगा। जी जी। नहीं, देखिए शरद जी, उमा भारती एक पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, और अभी केंद्र की राजनीति से वो थोड़ा सा अलग है। इसलिए मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में की राजनीति में अपने पैर जमाने की फिर से एक तरह से वो कोशिश कर रही हैं। दूसरी बात, जब अभी उमेश शर्मा जी ने निश्चित तौर पे अभी ये स्पष्ट नहीं किया कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो शराबबंदी के पक्ष में है या नहीं है। उन्होंने बहुत सी बातें कही कि भाई इसमें दुष्परिणाम भी होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब
किसी भी रोग का ऑपरेशन होता है, निश्चित तौर पे उस व्यक्ति को कष्ट होता है, लेकिन जब वो स्वस्थ हो जाता है तो फिर वहीं के वहीं पहुंच जाता है। तो किसी भी बुराई को ख़त्म करने के लिए आपको थोड़ा सा तो त्याग करना पड़ेगा ना। वो तो खुद कह रही हैं कि हम आपको बताएंगे कि दूसरे राजस्व के रास्ते कौन कौन से हो सकते हैं, और उन्होंने कहा भी कि हम शिवराज सिंह को ये रास्ते बताएंगे। जब बिहार जैसा छोटा और गरीब प्रदेश शराबबंदी कर सकता है, अब ये कहाँ के आंकड़े हैं कि वहाँ ज़्यादा शराब पी जा रही है, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन कम से कम ये तो ठीक है, छुप छुप के पी रहे हैं लोग, लेकिन कम से कम खुलेआम तो नहीं पी रहे। आप देखिए कि शराब से कितने नुकसान हो रहे हैं, परिवार के परिवार बर्बाद हो रहे हैं, लोग अपनी कमाई पूरी शराब में नष्ट कर देते हैं। विशेषकर निचला तबका जो है वो शराब का इतना ज़्यादा आदी हो चुका है कि आप किसी भी शराब की दुकान में देख लीजिए, वहाँ पे आपको लोग मिल जाएंगे शराब पीते हुए सुबह से लेकर रात तक। तो मुझे लगता है कि इस तरह की बुराइयों से निजात पाने के लिए आपको एक इच्छा शक्ति का प्रदर्शन तो करना पड़ेगा। उमेश जी, एक क्या बीजेपी का स्टैंड है? ये कांग्रेस ने भी ये बात कही और ये हमारे इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर और सीनियर जर्नलिस्ट भी कह रहे हैं कि बीजेपी का स्टैंड दुविधा में घिरा नजर आ रहा है। उमेश जी। जी नहीं, कोई दुविधा नहीं है शरद जी। कोई भी राजनीतिक दल नहीं चाहेगा कि बुराइयों को बढ़ावा मिले। हर एक राजनीतिक दल चाहता है कि बुराइयां समाप्त होना चाहिए, पर इसके लिए ये केवल सरकारों के बूते की बात नहीं, एक सामाजिक जागरण करना पड़ेगा, एक जन जागृति पैदा करना पड़ेगी। माननीय चैतन्य भट्ट जी भाई साहब जैसे जो लोग हैं उनको इस शराबबंदी के खिलाफ अलग जगाना पड़ेगा। अपने आसपास कम से कम वो इस बात की प्रेरणा पैदा कर पाए कि लोग शराब छोड़े। उनकी जैसे चैतन्य जी जैसे लोगों के कहने से 500-700 हजार लोग अगर शराब से तौबा करते हैं तो मुझे लगता है कि एक समाज में आम जागृति का वातावरण पैदा होगा। और इस तरह का वातावरण जब पूरे प्रदेश में निर्मित होगा तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के वातावरण से सरकार को भी संबल प्राप्त होगा कि एक जन जागृति हुई है, पर्याप्त लोग शराब को छोड़ना चाहते हैं, है ना। तो मुझे लग रहा है कि ये सरकारी से ज्यादा, शासन से ज्यादा सामाजिक विषय है और इसमें सामाजिक जागृति की प्राथमिकता है। जिस समय समाज जागृत होकर खड़ा हो जाएगा, मुझे लगता है कि कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि इस प्रकार की बुराइयां पनपे। और जिस दिन समाज में पर्याप्त जागरण हो जाएगा, जन जागृति आएगी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी इस दिशा में ठोस कदम उठाएगी। मैं ये हमारा अपना विश्लेषण है, मैं उमेश जी को दुविधा में नहीं डालूंगा इस सवाल के साथ, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि उमा जी का जो स्टैंड है और बीजेपी का जो स्टैंड है मध्य प्रदेश में, उसमें समन्वय के बिंदु हैं भी और नहीं भी हैं। बीजेपी ये मानती है कि ये एक सोशल इविल ज़रूर है, एक सामाजिक बुराई ज़रूर है, लेकिन इसका रास्ता बंदी, शराबबंदी से नहीं निकलता है। और विकल्प जो हैं जिसमें सामाजिक जागरूकता, समाज का चैतन्य होकर सामने आना, ये ज़रूरी है। और उमा जी इससे असहमत हैं और उमा जी मानती हैं कि दंड की कोई व्यवस्था जो है, यानी अचानक जैसा पुराने समय में होता था कि जो सन्यासी होते थे वो दंड उठाकर राजदंड के सामने कर देते थे और धर्मदंड को देखकर राजदंड भी पीछे हटता था और कहता था कि ठीक है साहब, जैसा आपने कहा मुनिवर, हम उसको स्वीकार करते हैं वशिष्ठ जी, और आगे बढ़ते हैं उसके हिसाब से। तो उमा जी और बीजेपी का ये जो है बिंदु अलग अलग ज़रूर है। शायद जल्दी दोनों एक टेबल पर एक सिरे पर और दूसरे सिरे पर बैठें, बात करें, जैसा वीडी शर्मा जी ने कहा है। उमा जी की मंशा को मध्य प्रदेश बीजेपी समझे और मध्य प्रदेश की बीजेपी की मंशा को उमा जी समझे और कोई समन्वय का रास्ता निकले, क्योंकि ऐसा होना सबके हित में है। बहुत धन्यवाद उमेश जी, धन्यवाद योगेश जी, धन्यवाद चैतन्य भट्ट जी, नमस्कार।